हेलो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं विजेता है साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन, जो कि सेमेस्टर 4 में इस बार आया है और आने की संभावना है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज उसके बारे में जानते हैं। तो बाबर का परिचय। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख तैमूर का 5वां वंशज था तथा फरगान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार था। इम्पोर्टेंट बात आज जानते हैं इसका साम्राज्य के बारे में, विजेता के रूप में इसे कैसे उभरे हैं। तो भारत का जीवन चरित्र एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल्यकाल से ही कठिनाइयों से जूझते रहने के बावजूद उसने कभी अपनी धैर्य नहीं खोया और सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न रहा। यद्यपि उसने वंशोगत क्रूरता की भावना मौजूद थी, परंतु स्वभाव से वह एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपने सगे संबंधियों से प्रेमपूर्वक एवं उदारपूर्ण व्यवहार करता था। उसका नैतिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। बाबर की ख्याति मुख्यतः उसने सैनिक गुणों के कारण ही है। वह एक वीर सैनिक, कुशल सेनानायक था। वह घुड़सवारी, निशानेबाजी तथा तलवार चलाने में निपुण था। अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर ही वह फरगान के छोटे से राज्य के शासक से भारत में नए राजवंश का स्थापक बन गया। भारत आने के पूर्व उसके अनेकों बार अपना राज्य खोना पड़ा, परंतु उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करता रहा। अंत उससे विजयश्री हासिल हुई। बाबर ने अपनी सैनिक प्रतिभा भारत में भी दिखाई। वस्तुतः कुशल सैन्य संचालन के आधार पर ही भारत में वह अफगानों और राजपूतों की विशाल सेना को अपनी छोटी सी सैनिक सहायता से परास्त कर सका। बाबर अपने सहयोगियों में सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था। अपने अमीरों, वेगों और सैनिकों को अपने पर्याप्त धन एवं जागीर दिया, जिससे वे उसके समर्थक और प्रशंसक बने रहे। यद्यपि बाबर ने राणा सांग के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर जिहाद की घोषणा की तथा वह धर्मांध नहीं था। कट्टर सुन्नी होते हुए भी उसने सियासों पर अत्याचार नहीं किया। इसी प्रकार भारत विजय के पश्चात भी हिंदुओं पर अत्याचार करने एवं उनके मंदिरों को नष्ट करने का उदाहरण बहुत कम मिलता है। बाबर में साहित्य एवं कलात्मक प्रतिभा भी थी। वह अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसे तुर्की साहित्य के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है। उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की गणना विश्व में महान साहित्यिक ग्रंथों में की जाती है। वह संगीत प्रेमी भी था। बाबर की भारत विजय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बाबर ही पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को सम्मिलित किया। इससे भारतीय विदेशी व्यापार के विकास में मदद मिली। बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था तत्कालीन उत्तरी भारत के शक्ति संतुलन को नष्ट कर साम्राज्य स्थापना की प्रक्रिया का आरंभ करना। बाबर के आक्रमण ने भारतीय सैन्य व्यवस्थाओं को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। बारूद, तोपखान और घुड़सवारी पर अब भारत में भी बदल दिया जाने लगा। प्रो सतीश चंद्र के अनुसार अपनी नई सैनिक पद्धति और व्यक्तिगत व्यवहार बाबर ने राजा के उस महत्व को पुनः स्थापित कर लिया जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कम हो गया था। बाबर ने राज्य का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा जो शासक के सम्मान और शक्ति पर आधारित था, जिसमें धार्मिक और सांप्रदायिक मंदता नहीं थी, जिसमें संस्कृति और ललित कलाओं का बड़े ध्यानपूर्वक पोषण किया जाता था। इस प्रकार उसने अपनी उत्तराधिकारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन किया। संभवतः इसलिए एक इतिहासकार ने बाबर को अपने युग का एशिया का सबसे अधिक देदीप्यमान सम्राट एवं किसी युग अथवा देश के सम्राटों में उच्च स्थान प्राप्त करने योग्य माना। अनेक विद्वान बाबर को एक विजेता तो मानते थे, परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं। यह सच है कि उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, भारत में सिंधु से बाहर और हिमालय से ग्वालियर एवं चंदेरी तक विस्तृत राज्य की स्थापना की, परंतु बाबर की यह विजय क्षणिक सिद्ध हुई।
बाबर अफगानों की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल नहीं सका। उसकी मृत्यु के साथ ही अफगान ने पुनः अपनी शक्ति संगठित कर बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित हुई एवं मुगलों के शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। जो हुमायूं है वो बाबर का पुत्र था, इसलिए उसे उत्तराधिकारी बनाया गया। बाबर ने राज्य की स्थापना तो की, परंतु वह इसे स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। वह एक वीर विजेता तो था, एक कुशल प्रशासक नहीं। उसका सारा ध्यान युद्ध में ही लगा रहा। प्रशासन की तरफ वह समुचित ध्यान नहीं दे सका। उसके कार्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि बाबर ने जो कार्य किए उनसे अधिक महत्वपूर्ण वे कार्य थे जिन्हें वह पूरा नहीं कर सका। उसके राज्य में प्रशासनिक समरूपता का अभाव था। प्रत्येक राज्य, जिला, नगर एवं ग्राम के अपने अपने कानून थे। राजकुमारों की उल्लंघना प्रवृत्ति पर रोक लगाने, न्याय व्यवस्था सिद्ध करने, अधिकारियों की मनमानी रोकने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था सिद्ध करने का कोई प्रयास बाबर ने नहीं किया। इसके विपरीत लगातार युद्धों एवं अपने सहयोगियों को उदारपूर्ण दान देने के कारण बाबर का कोष बिल्कुल खाली हो गया था। बाबर ने एक गलती और की, उसने अपना राज्य विभिन्न जागीरों में बांटकर उन्हें विभिन्न जागीरदारों को सौंप दिया। ये जागीरदार बराबर अपनी शक्तियां बढ़ाने तथा सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने का उपाय ढूंढते रहते थे। इस प्रकार बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा राजतंत्र छोड़ा जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था। शांति काल के लिए तो यह निर्बल, बिना व्यवस्थित रचना और बिना रीढ़ वाला था। इन आलोचनाओं से बाबर के कार्यों का महत्व कम नहीं हो जाता। वस्तुतः उसने प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान देने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ तथा इस दिशा में उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी बादशाही का विकास करना। उसने तुर्क अफगानों द्वारा धारण की जाने वाली सुल्तान की उपाधि त्याग दी एवं अपने आप को बादशाह अथवा बादशाह कहना आरंभ किया। उसने मुगल अमीरों को बराबरी की दर्जा नहीं दिया। उसने देव शक्ति पर आधारित सर्वशक्तिशाली बादशाहत की स्थापना की। अब राजा का आधार प्रजा की इच्छा नहीं बल्कि देवी इच्छा मानी गई। इससे बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। बाबर ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर भारत में उस विशाल और वैभवशाली राजवंश की नींव डाली जिस पर अकबर ने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। लैंडफुल बाबर को एक भाग्यशाली सैनिक, मध्य एशिया और भारत के बीच की कड़ी तथा मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं कि